नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों हम मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत कर रहे हैं इस लेक्चर से मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे। दोस्तों हमारे प्रीवियस लेक्चर्स आप देखना, वहां पे हमने प्राचीन इतिहास भी डिस्कस करे हैं लूसेंट की बुक से, और संविधान भी सारा कंप्लीट करा चुके हैं। इस लेक्चर में हम मध्यकालीन इतिहास को बारी बारी से टॉपिक वाइज डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माय नेम इज क्या है, विक्रम खंडेलकर। दोस्तों तो हर एक फैक्ट और हर समझाने की कोशिश करूंगा जो स्टेट पीसीएस, यूपीएससी और वनडे एग्जाम, सभी एग्जामों में आपको हेल्पफुल होगी। और आपके पास बुक होगी तो आप उसको समझने के बाद उसको बार बार रिवीजन कर सकते हैं और उसमें महारत हासिल कर सकते हैं। दोस्तों तो आइए शुरू करेंगे दोस्तों। और मेरे चैनल को लेक्चर अगर पसंद आएगा तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को थोड़ा बहुत शेयर भी कर दिया करें दोस्तों, क्योंकि सब्सक्राइबर थोड़े से कम है और व्यूज भी नहीं आ रहे हैं। तो आइए शुरू करेंगे हम मध्यकालीन भारत। प्राचीन इतिहास भी चल रहा है, उसको भी जाके आप देख सकते हैं। तो मध्यकालीन भारत की शुरुआत कहां से होती है दोस्तों? तो मध्यकालीन भारत की शुरुआत अगर देखें तो अरबों के आक्रमण से शुरू होता है। जब अरब जाति ने हमारे भारत पर आक्रमण किया, वहां से शुरुआत की जा सकती है। मुसलमानों ने आक्रमण किया, वहीं से अरब लोग भी मुसलमान थे। तो अरबों के आक्रमण से या मुसलमानों के आक्रमण से मध्यकालीन भारत की शुरुआत होती है। इसको अगर हम देखें मध्यकालीन भारत को, तो 1712 ईस्वी से लेके 1757 की क्रांति हुई थी। 1858 तक के मध्यकालीन भारत हम मान सकते हैं दोस्तों। 712 ईस्वी से लेके 1858 ईस्वी तक के हम मध्यकालीन भारत को मान सकते हैं। तो इसको हम बारी बारी से पढ़ेंगे तो समझ में आ गया कहां से कहां तक रहा है कि नहीं। 1858, क्योंकि 1858 में जो अधिनियम आया था दोस्तों, जो ब्रिटेन का क्राउन स्थापित हो गया था भारत में, वहां से मुगल सत्ता भी समाप्त हो गई थी। मुगल सम्राट का पद भी समाप्त कर दिया गया था 1 नवंबर 1958 को। तो हम यहां बोल सकते हैं कि 712 से लेकर 1858 तक के, जब 1858 में क्राउन का शासन भारत में स्थापित हो गया था, हम इसको बोल सकते हैं मध्यकालीन भारत। तो मध्यकालीन भारत दोस्तों ये ऐसा टाइम था, इसको हम संघर्षरत भारत भी कहते हैं, क्योंकि काफी संघर्ष किया भारत ने। इसको संघर्षरत भारत भी कहा जा सकता है। इसको स्ट्रगल्स इंडिया भी बोल सकते हैं हम, स्ट्रगल इंडिया, है ना। तो मध्यकालीन भारत को संघर्षरत भारत या स्ट्रगल इंडिया भी कहते हैं, याले पार्ट को पूरे को। तो हम इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे दोस्तों, समझो कि भारत में सबसे पहले मध्यकाल में कौन आए, तो अरब लोग आए थे। कौन आए, तो अरब जाति के लोग आए थे, अरब आए थे। क्वेश्चन आ सकता है, जैसे प्राचीन में सबसे पहले ईरानी आए थे प्राचीन काल में, वैसे ही मध्यकाल में सबसे पहले कौन आए, अरब जाति के लोग आए। वैसे ही आधुनिक काल में सबसे पहले कौन आए, तो पुर्तगाली लोग आए थे दोस्तों, पुर्तगाल के लोग आए थे। तो हम सबसे पहले तो मध्यकालीन भारत की बात करते हैं। तो मध्यकालीन भारत की शुरुआत होता है भारत पर अरबों के आक्रमण से। भारत पर जब अरबों का आक्रमण हुआ था, है ना, अरबों का आक्रमण देखिए यहां लिखा हुआ है, भारत पर अरबों के आक्रमण से शुरुआत होती है दोस्तों। तो दोस्तों क्या होता है, मध्यकाल में सबसे पहले अरब जाति ने वो किया था, और अरब जाति के भी किसने, मोहम्मद बिन कासिम आया था दोस्तों। मोहम्मद बिन कासिम आया, है ना। और ये कहां आया, सिंध प्रांत में आया था सबसे पहले, सिंध प्रांत में। और कब आया था, 712। और जो युद्ध हुआ था दोस्तों, उसकी तारीख है 20 जून, तारीख भी याद रखना है, 20 जून 712 ईस्वी, 20 जून को युद्ध हुआ था दोस्तों, है ना। तो यहां पे जब ये सिंध प्रांत में आया दोस्तों, तो वहां पर एक ब्राह्मण वंश हुआ करता था, जिसका नाम था चच वंश। ब्राह्मण वंश से ही संबंधित है चच वंश। तो चच वंश का शासन था दोस्तों, वहां पे चच वंश का शासन था। और चच वंश के ही एक राजा हुए थे, जिसका नाम था दाहिर। देखो यहां पे लिख रखा है दाहिर। चच वंश का ही एक राजा हुआ करता था दाहिर। तो दाहिर के साथ युद्ध हुआ था दोस्तों, है ना। तो अरब आक्रमण के समय सिंध पर दाहिर का शासन था, दाहिर के साथ युद्ध हुआ था दोस्तों। तो दाहिर वीर गति को प्राप्त हुआ था। और उसके बाद उसकी पत्नी थी रानी बाई, दोस्तों रानी बाई। तो रानी बाई ने मोहम्मद बिन कासिम का
भयंकर संघर्ष किया, उसके साथ संघर्ष किया, लेकिन संघर्ष करने के बाद जब उसे लगने लगा कि वो हार रही है तो उसने फिर क्या किया, जौहर को रचा, जौहर को चुना, है ना, जौहर को चुना दोस्तों, जौहर को चुना। और जब जौहर को उसने चुना तो मध्यकाल का प्रथम जौहर के साक्ष्य वहीं से मिलते हैं हमको, है ना, रानी बाई, है ना, मध्यकाल के प्रथम यानी मध्यकाल का प्रथम जौहर दाहिर की पत्नी रानी बाई ने रचा था, इतना याद रखना है। तो दोस्तों अपने को समझ में आया। तो यहां पे क्या समझाने वाली बात बताना है कि मोहम्मद बिन कासिम आया क्यों भारत, उसने ऐसा क्या किया। तो क्या हुआ दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में, तो आपको जानकारी के लिए बता दूं ये आक्रमण की वजह क्या थी, क्यों आया, अरबों ने आक्रमण क्यों किए। तो आक्रमण की वजह यहां थी दोस्तों, आक्रमण की वजह यहां थी कि जो अरब का खलीफा था वालिद प्रथम, अरब देश का खलीफा था एक वालिद प्रथम, वो व्यापार किया करता था, श्रीलंका के साथ व्यापार किया करता था और ईरानियों और सबके साथ व्यापार किया करता था समुद्री मार्ग से। तो उसके समुद्री मार्ग जो है सिंध प्रदेश से होते हुए गुजरते थे, सिंध प्रदेश के किनारे ही समुद्र है, तो समुद्र से होते हुए गुजरते थे दोस्तों। तो एक बार क्या हुआ कि उसके तीन जहाजों को डाकुओं ने लूट लिया, डाकुओं ने समुद्र में लूट लिया। तो जो वहां का अरब का खलीफा वालिद प्रथम था वो सिंध के राजा को कर भी दिया करता था, यहां से जाने के लिए टैक्स भी दिया करता था, कर भी दिया करता था। तो वो अरब के राजा के, वो सिंध के राजा के पास उसने फैमान भेजा और बोला कि हम तुम्हें कर भी देते हैं, टैक्स भी देते हैं, फिर भी हमारे जहाज क्यों लूट लिए तुमने। तो उनने कहा जहाज मैंने नहीं लूटा हूं, जहाज तो डाकुओं के द्वारा लूटे गए हैं, डाकू तो किसी का भी जहाज लूट सकते हैं, वो तो मेरा भी जहाज लूटते हैं। तो इस बात से खपा हो गया था कौन, अरब का वालिद प्रथम। इस बात से खपा होकर उसने सोचा कि अब उसकी पटना बंद हो गई, किसकी, सिंध के राजा के साथ पटना बंद हो गई। तो उसने प्लान बनाया कि अब आक्रमण करना है। तो उसने आक्रमण करने के लिए सबसे पहले अरब के राजा यानी अरब के खलीफा वालिद प्रथम के द्वारा भेजा गया सेनापति था, है ना, तो सेनापति था, तो वो अल हजाज को भेजना चाहता था दोस्तों। वो अल हजाज जो उसका सेनापति था, अरब के खलीफा वालिद प्रथम का सेनापति था, अल हजाज को भेजना चाहता था। तो अल हजाज को उसने बोला कि जाओ और सिंध पर आक्रमण करो। तो उस टाइम पे अल हजाज का एक भतीजा या दामाद हुआ करता था, 17 साल का था मात्र, वो कौन, मोहम्मद बिन कासिम। तो मोहम्मद बिन कासिम ने बोला चाचा जान ये काम मेरे को सौंपिए, यानी मेरे को देखो, यानी मैं करता हूं ये काम, आप मत करिए। तो उसने कहा ये काम मैं करता हूं, तो मैं करता हूं। उसका जो भतीजा था या दामाद बोल दिया, तो वो 17 साल का था उस टाइम पे मोहम्मद बिन कासिम। तो वो कहता है ये काम मैं करता हूं, मैं जाके वहां आक्रमण करता हूं, है ना। तो उसने आया था दोस्तों। तो अपने को यहां से क्या क्वेश्चन आ सकता है, अपने को क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है जो अपने को जानकारी होना कि इराक के हकीम अल हजाज ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा था, अरबों को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। मोहम्मद बिन कासिम हकीम अल हजाज का भतीजा या दामाद था, जो 17 साल का था, है ना, जो भतीजा या दामाद था। तो 712 ईस्वी में आक्रमण पर भारी तबाही मचाई थी इसने और बहुत सारे धन दौलत लूट के ले गया था। इस युद्ध में अरब में सिंध की जीत हासिल हुई थी। इस युद्ध में इस युद्ध में अरबों ने सिंध पर जीत हासिल की थी और इस तरह से पहली बार भारत में इस्लाम धर्म का आगमन हुआ था। इस प्रकार भारत में पहली बार इस्लाम धर्म का आगमन हुआ था। और एक ग्रंथ से हमको ये जानकारी मिलती है दोस्तों, ग्रंथ का नाम था चचनामा। चचनामा से अरबों की सिंध पर जीत की जानकारी मिलती है ना। चचनामा भी आगे पढ़ेंगे अपन। चचनामा से अरबों पर सिंध की जीत की जानकारी मिलती है। हालांकि अरबों की इस जीत का ज्यादा स्थायी प्रभाव नहीं पड़ा था, सिंध और मुल्तान जैसे कुछ क्षेत्र ही प्रभावित हुए थे, ज्यादा असर नहीं पड़ा था, जात का ज्यादा स्थायी प्रभाव नहीं पड़ा था। लेकिन हमको ये समझ में आ गया ना कि आक्रमण कैसे हुआ। तो इतनी जानकारी होना
तो अब यहां क्या क्या, तो देखो जो युद्ध हुआ था दोस्तों, यहां पे अरबों ने सिंध पर जीत हासिल की थी, विजय। तो ये जो युद्ध हुआ था दोस्तों, इस युद्ध को रावर का युद्ध भी बोलते हैं, रावर का युद्ध भी बोलते हैं इसको, रावर का युद्ध भी बोलते हैं। रावर के अलावा इसका एक और नाम है रोहेरे का युद्ध भी इसे ही कहा जाता है, रोहेरे का युद्ध भी इसे ही कहा जाता है जो युद्ध हुआ था। और इसको एक और रावर का युद्ध भी बोलते हैं दोस्तों, रावर का युद्ध और रोहेरे का युद्ध भी बोलते हैं। रावर का युद्ध क्यों कहते हैं, क्योंकि रावर सिंध के किले का नाम था और वहां युद्ध हुआ था सिंध के किले में, तो रावर सिंध के किले का नाम था। और सिंध की राजधानी क्या थी उस टाइम पे, सिंध की राजधानी आलोर थी। सिंध की राजधानी उस टाइम पे आलोर थी, इसलिए इसको आलोर का युद्ध भी बोलते हैं। तो इसके 3 नाम मिल गए अपने को, रावर का युद्ध, रोहेरे का युद्ध और आलोर का युद्ध। ये 3 नाम मिलते हैं दोस्तों, है ना। क्यों, कि सिंध की उस टाइम पर राजधानी आलोर थी। और रावर का युद्ध इसलिए बोलते हैं क्योंकि रावर सिंध के किले का नाम था, और रोहेरे का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ये युद्ध कब हुआ था, ये तारीख पूछी जा सकती है, 20 जून 1712 ईस्वी में हुआ था। 20 जून 1712 ईस्वी में हुआ था ये युद्ध, इतनी जानकारी अपने को पता होना। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, तो वीर गति को प्राप्त हुआ था कौन, दाहिर। अब दाहिर की पत्नी का नाम क्या था, इसकी पत्नी थी रानीबाई। रानीबाई ने बहुत संघर्ष किया, मोहम्मद बिन कासिम से संघर्ष किया, लेकिन वो वीर गति को तो संघर्ष में जब वो हारने वाली थी तो उसने अब एक ही उपाय चुना, जोहर रचा लिया, है ना। अपने आत्मसम्मान के लिए जोहर रचा लिया, और मध्यकाल का प्रथम जोहर के साक्ष्य जोहर दाहिर की पत्नी रानीबाई ने किया था। अब राजा के मरने के बाद सिंध क्षेत्र पर मोहम्मद बिन कासिम का अधिकार हो गया था, है ना। मोहम्मद बिन कासिम का अधिकार हो गया था, तो उसने वहां पर जजिया कर लगाया था दोस्तों। उसने वहां पर एक कर लगाया था, एक टैक्स लगाया था जिसका नाम था जजिया कर। और भारत में पहली बार जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर लगाया था। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि भारत में पहली बार जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था, है ना। जजिया कर क्या था, जजिया कर एक प्रकार का धार्मिक कर था। जजिया कर एक प्रकार का धार्मिक कर था जो गैर मुसलमानों से लिया जाता था। क्वेश्चन आता है जजिया कर क्या है, तो जजिया कर एक धार्मिक कर था जो गैर मुसलमानों से लिया जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा सबसे पहले जजिया कर कहां लगाया था, गया था सिंध प्रांत पे मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। जजिया कर एक धार्मिक कर था जो गैर मुसलमानों से के ऊपर लगाया जाता था। इतनी चीजें अपने को यहां से समझ में आई क्या। यहां पे चच वंश का शासन था, याद रखना है। चच वंश कौन था ब्राह्मण वंश था दोस्तों, उसी को चच वंश कहते थे, यानी वहीं का एक वंश था चच वंश। और उस टाइम पे चच वंश का एक शासक था दाहिर। इतनी चीजें समझ में आ गई, तारीख याद रखना है। सबसे पहले अरब जाति ने आक्रमण किया भारत पर, उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम आया नेतृत्व करने, है ना। सिंध प्रांत पर किया था, जो युद्ध हुआ था उसका नाम था रावर का युद्ध, और वो 20 जून 712 ईस्वी में हुआ था। चच वंश का शासन था। इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है, चचनामा किताब से मिलती है। चचनामा किसने लिखा है, तो उसका अनुवादक अरबी भाषा में फिर से किया था। उसका अनुवादक फिर से किया गया था दोस्तों, उसका नाम था क्या, अली अहमद ने चचनामा लिखे हैं, इतना याद रखना है। तो ये काम की जानकारी मैंने आपको दिया यहां से शुरुआत। अब यहीं से बुक से मैं बताता हूं, देखो क्या यहां पे वही चीज लिखी हुई है लेकिन शॉर्टकट में लिखी हुई है। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया। अरबों ने सिंध पर 1712 में विजय प्राप्त की थी। कब, 1712 में विजय प्राप्त की थी। अरब आक्रमण के समय सिंध पर दाहिर का शासन था। मैंने बताया किसका शासन था, दाहिर का शासन था। भारत पर अरब वासियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन दौलत लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना, इस्लाम धर्म को फैलाना, इस्लाम को बढ़ाना, इस्लामिक राज्य बनाना, वो जो सिंध को इस्लामिक राज्य बनाना, ये था। तो समझ में आ गया, इतना आया आपको समझ में। इतनी जानकारी यहां से अपने को पता चलती है कि भारत पर अरबों का आक्रमण कैसे हुआ और क्या हुआ। अब अरबों के आक्रमण के बाद दोस्तों महमूद गजनी आता है, तो दोस्तों तुर्कों का आक्रमण होता है ना। इसके बाद क्या होता है, अरबों के आक्रमण के बाद तुर्कों का आक्रमण होता है भारत में, तुर्कों का आक्रमण। तो दोस्तों
तुर्क आक्रमण के दो राजवंश अपने को देखने मिलते हैं। दो राजवंश देखने को मिलते हैं। एक का नाम है यामिनी वंश, एक यामिनी वंश है ना, एक यामिनी वंश, और दूसरा संसबनी वंश। ये दो वंश तुर्कों के थे दोस्तों, तुर्क वंश थे ये दो, संसबनी वंश। तो जो यामिनी वंश है दोस्तों, यामिनी वंश का ही था महमूद गजनी। यामिनी वंश का ही था महमूद गजनी। क्वेश्चन आ सकता है महमूद गजनी किस वंश का था? तो महमूद गजनी जो है यामिनी वंश का था, याद रखना है, यामिनी वंश का था महमूद गजनी। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। महमूद गजनी कौन सा वंश का था? यामिनी वंश का था। तो उसके बाद और एक और चीज याद रखें, क्वेश्चन आता है कि भारत में पहला भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क मुसलमान शासक कौन था? तो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क मुसलमान शासक ये था जो मोहम्मद गजनी का पिता था, उसका नाम था सुबुकुतगीन। क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट, याद रखना है, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन यही पूछेगा, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क मुसलमान शासक सुबुकुतगीन था। इसने आक्रमण किया था भारत पर पहला। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क मुसलमान शासक सुबुकुतगीन था, जो महमूद गजनी का बाप था, है ना। इतना समझ में आ गया। तो अपन यहां से पढ़ते हैं। सबसे पहले तो देखो यहां से 1932 ईस्वी में अल्फतगीन नामक एक तुर्क सरदार ने गजनी साम्राज्य की स्थापना की थी। तो गजनी साम्राज्य की स्थापना अल्फतगीन नामक एक तुर्क सरदार ने गजनी साम्राज्य की स्थापना की थी, जिसकी राजधानी गजनी थी। ये एक फैक्ट को याद रखना है अपने को। उसके बाद अगला है, अल्फतगीन की मृत्यु के पश्चात कुछ समय तक गजनी में पीरितिगीन ने शासन किया। किसने? पीरितिगीन ने शासन किया। तो अल्फतगीन के बाद पीरितिगीन ने शासन किया, और इसी के शासनकाल में इसका शासनकाल कब से कब तक था? 972 से 977 में सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया गया, तुर्कों का आक्रमण हुआ था। तो देखो इसका शासनकाल में ही इसका सेनापति कौन था? इसका सेनापति या इसका गुलाम कौन था? ये था सुबुकुतगीन, है ना। इसी के शासनकाल में उसका सेनापति या गुलाम कौन था? सुबुकुतगीन गुलाम था दोस्तों। सुबुकुतगीन इसका गुलाम था। किसका? पीरितिगीन का गुलाम था। तो सबसे पहले तुर्क आक्रमण में तुर्क मुसलमान सुबुकुतगीन था। तो यहां दिखा हुआ है देखो, प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंश का शासक था, जिसका नाम था जयपाल शासन कर रहा था। कौन शासन कर रहा था? जयपाल शासन कर रहा था। इतना याद रखना है। शासन कौन कर रहा था? जयपाल। और जयपाल जब शासन कर रहा था उसी टाइम में सुबुकुतगीन ने ही आक्रमण किया था। तो क्वेश्चन आता है, भारत में पहला तुर्क आक्रमण किस मुसलमान ने किया था? तो सुबुकुतगीन ने किया था 977 ईस्वी में। 977 ईस्वी में यहां पे पंजाब में शाही वंश का शासन था। जो शासक कौन चला रहा था? जयपाल चला रहा था। इसका नाम याद रखना है, जब इसने शासन किया था। तो अल्फतगीन का गुलाम और तथा दामाद कौन था? ये सुबुकुतगीन। अल्फतगीन का गुलाम या दामाद कौन था? सुबुकुतगीन, जो 977 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करता है पंजाब में, है ना। पंजाब में शाही वंश के शासक जयपाल के टाइम पे आक्रमण करता है गजनी की, है ना। तो यहां पे देखो क्या बोलता है, यहां पे अल्फतगीन का गुलाम व दामाद सुबुकुतगीन 977 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठता है ना। पीरितिगीन की मृत्यु के बाद अल्फतगीन का गुलाम या दामाद सुबुकुतगीन 1977 में गजनी की गद्दी पर बैठता है। और गजनी की गद्दी पर जब बैठता है ये, तो भारत पे आक्रमण करता है। और वहां पे कहां करता है? पंजाब में शाही वंश का शासक जयपाल के टाइम पे करता है। और महमूद गजनी सुबुकुतगीन का पुत्र था, याद रखना है ना। पहले बाप आया था, याद रखना है ना। पहले बाप आया था। क्वेश्चन आएगा, पहला तुर्क आक्रमण में कौन मुसलमान ने किया था? सुबुकुतगीन ने। तो उसका बाप ने किया था। तो महमूद गजनी सुबुकुतगीन का पुत्र था, जिसका जन्म, किसका? महमूद गजनी का जन्म 1 नवंबर 1971 में हुआ था। 1 नवंबर 1971 में हुआ था। अपने पिता के काल में महमूद गजनी खुरासन का शासक था। खुरासन नाम की जगह थी, खुरासन का शासक था। ये पूछा जा सकता है। अपने पिता के काल में महमूद गजनी खुरासन का शासक था दोस्तों। महमूद गजनी 27 वर्ष की अवस्था में
98 में गद्दी पर बैठा, तो गद्दी पर बैठकर शासक बनता ये महमूद गजनी 27 वर्ष की अवस्था में 1998 में गद्दी पर बैठा, ये सन याद रखना है। इसके बाद क्या होता है, बगदाद का खलीफा था दोस्तों, एक बगदाद का खलीफा क्या होता है आपको जानकारी के लिए पता होना, खलीफा वर्ड यूज बहुत करते हैं, खलीफा। तो पैगंबर का जो उत्तराधिकारी होता था उसे खलीफा कहा जाते थे, जो पैगंबर साहब के जो उत्तराधिकारी होते थे उसको खलीफा घोषित कर दिया जाता था, खलीफा कहते थे दोस्तों, है ना। तो मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम के प्रमुख, जो इस्लाम धर्म का जो प्रमुख होता था उसको खलीफा कहा जाता था, है ना, खलीफा कहा जाता। खलीफा जनता का प्रतिनिधित्व व सेवक होता था खलीफा। तो बगदाद का खलीफा अल आदिर बिलाल ने मोहम्मद गजनी के पद को मान्यता प्रदान करते हुए यामीन उद दौला और यामीन उल मिलाल की उपाधि दी थी। ये क्वेश्चन आ सकता है ना। इसकी महमूद गजनी की उपाधि काय की थी, यामीन उद दौला और यामीन उल मिलाल, बिलाल है नहीं, क्या है, मिलाहा। यामीन उद दौला और यामीन उल मिलाहा की उपाधि दी थी किसको, महमूद गजनी को, याद रखना है। किसने की थी, दी थी बगदाद का खलीफा अल आदिर बिलाह अल आदिर बिलाह ने इसको उपाधि दी थी, इतना याद रखना है। एक क्वेश्चन उसके बाद और आता है, महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। पूछा जाता है कितनी बार, 17 बार आक्रमण किया था, 17 बार आक्रमण किया था। तो यहां से और एक दो चीज बता देता हूं मैं आपको, क्या पहले फैक्ट पढ़ लूं, नहीं पहले पढ़ लेते हैं। तो 17 बार आक्रमण किया था। और महमूद के भारतीय आक्रमण का वास्तविक उद्देश्य धन दौलत की प्राप्ति थी, धन की प्राप्ति थी। महमूद गजनी के भारतीय आक्रमण का वास्तविक उद्देश्य धन की प्राप्ति थी दोस्तों, धन की प्राप्ति। महमूद गजनी एक मूर्ति भंजक आक्रमणकारी था दोस्तों, है ना। इसीलिए इसको बुत सिकन की उपाधि मिली थी, इसलिए इसको बुत सिकन कहते थे। बुत सिकन का मतलब होता है दोस्तों, बुत सिकन यानी मूर्तियों को तोड़ने वाला, मूर्तियों को खंडित करने वाला, मूर्तियों को तोड़ने वाला, मूर्तियों को खंडित करने वाला, उसको बुत सिकन कहते थे। बुत सिकन, मूर्ति भंजक या बुत सिकन की उपाधि मिली थी, है ना। उसके बाद क्या होता है, महमूद गजनी ने भारत पर प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में किया था। पेशावर में कुछ भाग पर अधिकार करके वह अपने देश लौट गया था। पेशावर नाम की जगह थी, राज्य था। पेशावर के कुछ भाग पर अधिकार करके वह अपने देश लौट गया था। महमूद गजनी ने 1001 ईस्वी में शाही राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण फिर से किया। सबसे पहले उसके पिताजी ने आक्रमण किए थे, है ना, सुबुकुतगीन ने। उसके बाद जयपाल ने जयपाल के ऊपर फिर से आक्रमण किया। तो महमूद गजनी ने 1001 ईस्वी में शाही राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया। इसमें जयपाल की इसमें पराजय हुई थी। महमूद गजनी ने 1008 में नगरकोट के विरुद्ध हमले को मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है दोस्तों। तो महमूद गजनी ने 1008 ईस्वी में नगरकोट के विरुद्ध हमले को, नगरकोट में हमला किया था, नगरकोट के विरुद्ध हमले को मूर्तिवाद का विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई थी। मूर्तिवाद के लिए कर रहा था, मूर्ति को तोड़ने वाला था ये, मूर्तियों को तोड़ता था, उनके टुकड़े टुकड़े करके अफगानिस्तान और गजनी भेज दिया करता था। तो मूर्ति को तोड़ता था और वहां पे मूर्तियों को तोड़ने के बाद वो मूर्तियों के जो हाथ पैर या जो भी थे उसका इस्तेमाल वो मांस तौलने के लिए करता था, मांस तौलने के लिए, जो किलोवाट में मांस तौलने के लिए किया करता था ये, इसलिए भेज दिया करता था। तो ये समझ में आया। उसके बाद महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण 1025 में सोमनाथ मंदिर, जो गुजरात में है, सौराष्ट्र गुजरात में सोमनाथ मंदिर पर हुआ था। इस मंदिर की लूट में उसने करीब 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी थी, उसको 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी थी। सोमनाथ की रक्षा में सहायता करने के कारण अहिन्नवाड़ा के शासक महमूद से आक्रमण किए थे। जो वहां पे जगह का नाम था, राज्य था अनहिलवाड़ा के शासक ने महमूद गजनी के आक्रमण किए थे दोस्तों। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, सोमनाथ मंदिर लूट कर ले जाने के क्रम में महमूद गजनी पर जाटों ने आक्रमण किया और कुछ संपत्ति लूट ली थी।
तो जब ये लूट कर ले जा रहा था तो ले जाते जाटों ने आक्रमण किया और कुछ संपत्ति लूट ली थी, ये भी याद रखना है। महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध था दोस्तों। जाटों के विरुद्ध फिर से आक्रमण किया इसने, तो जाटों के विरुद्ध था, क्वेश्चन आता है। महमूद गजनी का अंतिम आक्रमण 1027 में जाटों के विरुद्ध था। महमूद गजनी की मृत्यु 1030 में हो गई। महमूद गजनी की मृत्यु 1030 में हो गई। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक महमूद गजनी था, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक महमूद गजनी था, पूछा जाता है ना। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक महमूद गजनी था। महमूद के सेना में दो हिंदू उच्च पद के आसीन थे दोस्तों, है ना। तो हिंदू जो देखो युद्ध तो दोस्तों सेनापति लोग लड़ते थे, राजाओं का तो नाम हुआ करता था, तो दो हिंदू थे जो सेनापति जो युद्ध करने भी आते थे साथ में, तो हिंदू थे, हिंदू उच्च पद पर थे, तो अपने ही अपनों को लूटते हैं दोस्तों। हिंदू उच्च पद पर थे, एक का नाम था तिलक और एक का नाम था सेवंद राय। सेवंद राय, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महमूद गजनी के साथ जो दो हिंदू थे उच्च पद पर, जो सेनापति थे, जो सेनानायक थे, उनका नाम क्या था। तो एक का नाम था तिलक दोस्तों और दूसरे का नाम था सेवंद राय और तिलक, ये दो हिंदू उच्च पद पर आसीन थे। सेना में सेना के प्रमुख थे, है ना। तो दो हिंदू सेवंद राय और तिलक जैसे दो हिंदू उच्च पद पर आसीन थे, तो इनका नाम याद रखना है, सेवंद राय और तिलक का नाम याद रखना है। ये हिंदू थे, महमूद गजनी के साथ दो हिंदू थे, है ना, सेना में, तो ये दोनों का नाम याद रखना है, पूछा जा सकता है। अल बरूनी, फिरदौसी, उतबी और फारूकी महमूद गजनी के दरबार में रहते थे दोस्तों। ये इनके प्रसिद्ध राइटर थे, इन्हीं से हमको जानकारी मिलती है। इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी के लिए बता देता हूं। अल बरूनी दोस्तों, अल बरूनी से क्वेश्चन आता है। अल बरूनी इसका वास्तविक नाम अबू रिहान था। इसका वास्तविक नाम क्या था? अबू रिहान था। यह महमूद गजनी के साथ भारत आया था। इसने किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद, दो किताब, एक ही किताब है, उसी का नाम है किताब ए हिंद या तहकीक ए हिंद, उसी का नाम है। भारत की खोज नामक किताब लिखी है। ये भारतीय समाज का दर्पण के रूप में हमें कार्य करती है। दर्पण हमें बताती है उस टाइम पे क्या हुआ था। तो क्वेश्चन आता है, अल बरूनी की किताब का नाम क्या है? किताब ए हिंद या तारीख ए हिंद, उसी का नाम है भारत की खोज, है ना, भारत की खोज, जो भारतीय समाज का दर्पण के रूप में काम करती है और बताती है। फिरदौसी इसके साथ आया था दोस्तों। फिरदौसी यह महमूद गजनी के साथ भारत आया था। इसने शाहनामा नामक किताब लिखी है। शाहनामा नामक किताब लिखी है। शाहनामा किसने लिखा है पूछा जाता है? फिरदौसी ने। उसके अलावा उतबी भी साथ में आया था दोस्तों। उतबी यह महमूद गजनी के साथ भारत आया था। इसने तारीख ए यामिनी नामक किताब लिखी है, जिसमें गजनी को बुत सिकन, जो अभी मैंने बताया था ना, बुत सिकन का मतलब मूर्तियों को तोड़ने वाला, मूर्तियों को खंडित करने वाला। तो महमूद गजनी के साथ भारत आया था। तारीख ए यामिनी नामक किताब लिखी है। इसमें गजनी को बुत सिकन की उपाधि दी गई है। उसने बताया है ये बुत सिकन था, मूर्तियों को तोड़ता था और गजनी भेज दिया करता था और वहां पे कसाई मांस तौलाया करते थे उससे करके, है ना। और बुत सिकन का मतलब होता है मंदिरों और किलों को तोड़ने वाला, इतना याद रखना है। इसके बाद आता है दोस्तों कौन? उतबी के बाद आता है फारूकी भी इसके साथ गजनी के दरबार में रहता था। तो क्वेश्चन आ सकता है गजनी के साथ कौन नहीं आया था, तो याद रखना है। अल बरूनी आया था, फिरदौसी आया था, उतबी आया था और फारूकी आया था। चार नाम याद रखें। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है इनमें से कौन महमूद गजनी के साथ भारत नहीं आया करके पूछा जा सकता है। जो भी काम की चीजें थी मैंने बताया। अब एक बार और शॉर्टकट में पूरी चीजों को मैं बिल्कुल बता देता हूं जो इंपॉर्टेंट है, फटाफट से फिर से डिस्कस कर लेते हैं। तो भारत में दो तुर्क वंश हुए दोस्तों। एक तो था यामिनी वंश। तो गजनी कौन सा वंश का था? यामिनी। गजनी कौन से वंश का था? यामिनी, ऐसा पूछा जा सकता है, यामिनी वंश। और दूसरा संसबनी वंश। तो संसबनी वंश का कौन था? तो ये मोहम्मद गौरी। संसबनी वंश का कौन था? तो मोहम्मद गौरी, है ना। तो यहां से देखो क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। तो यामिनी वंश, तो यामिनी वंश में भी सबसे पहले किसका नाम आता है? सुबुकुतगीन। क्वेश्चन पूछेगा डायरेक्ट। सबसे पहले भारत में पहला तुर्क आक्रमण करने वाला मुसलमान कौन था? तो सुबुकुतगीन था। सुबुकुतगीन ने 987 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया था। उस समय वहां का राजा जयपाल था।
उस समय वहां का राजा जयपाल सिंह था, जयपाल सिंह था, है ना। ये देखो यहां लिखा हुआ है जयपाल था, है ना, जयपाल था। तो क्वेश्चन आएगा प्रथम तुर्क आक्रमण कब हुआ था? पंजाब के शाही वंश के शासक जयपाल, जयपाल शासन कर रहा था। किसने किया था? सुबुकुतगीन ने, सुबुकुतगीन। तो भारत में पहला तुर्क आक्रमण सुबुकुतगीन ने किया था, याद रखना है। सुबुकुतगीन का बेटा था कौन दोस्तों? ये महमूद गजनी। सुबुकुतगीन का बेटा था महमूद गजनी। इसने भारत पे 17 बार आक्रमण किया, 17 बार आक्रमण किया दोस्तों। और हर बार जब भी आक्रमण करता था तो सितंबर के टाइम के महीने में करता था ये, है ना। तो इतना याद रखें। उसके बाद यहां से इसकी उपाधि किसकी थी? तो इसकी उपाधि बुक्त सिकन की थी, बुक्त सिकन की थी, बुक्त सिकन, बुक्त सिकन की उपाधि थी, यानी मूर्तियों को तोड़ने वाला, दुनिया का पहला सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला यही था, है ना। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक यही था, इतना याद रखना है। उसके बाद इसका जो 16वां अभियान था दोस्तों, इसका 16वां अभियान, जब इसने सोमनाथ मंदिर को लूटा था, वो 16वां अभियान था। ये 16वां अभियान, 16वां अभियान जिसमें गुजरात के सोमनाथ मंदिर को 1025 ईस्वी में इसने लूटा था और 6 टन सोना लूट के ले गया था दोस्तों। 6 टन सोना, बहुत ज्यादा सोना था भारत में, 6 टन सोना लूट के ले गया था, 6 टन सोना लूट के ले गया था, याद रखना है। और क्वेश्चन आता है इसके दरबार में 2 हिंदू थे, तो मैंने बताया हिंदू कौन थे 2, तो एक का नाम था सेवंद राय और दूसरे का नाम तिलक। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। इसके सेनापति 2 हिंदू थे, एक तो सेवंद राय और तिलक, ये नाम याद रखना है। उसके अलावा क्या क्वेश्चन आ सकता है? तो उसके अलावा 17 बार आक्रमण किया, है ना, ये पूछा जा सकता है। हाँ, इसने गुजरात अभियान भी किया था दोस्तों, है ना। महमूद गजनी ने गुजरात अभियान भी किया था, महमूद गजनी ने गुजरात अभियान भी किया था। गुजरात में चालुक्य वंश के शासक भीम प्रथम, भीम द्वितीय नहीं है, ये भीम प्रथम है। भीम द्वितीय के टाइम पे मोहम्मद गौरी आया था, ये भीम प्रथम। तो क्या बोला मैंने? गुजरात में चालुक्य वंश का शासक भीम प्रथम था, भीम प्रथम था। तो जब इसने वहां आक्रमण किया था गुजरात में, तो गुजरात में चालुक्य वंश का शासक था, गुजरात में चालुक्य वंश का शासन था, वहां पे राजा भीम प्रथम था, है ना। जब गुजरात आक्रमण, जब ये सोमनाथ मंदिर के टाइम पे इसने किया था यहाँ पे, है ना, सोमनाथ मंदिर के टाइम में जब 16वां अभियान किया था, उस टाइम पे गुजरात में चालुक्य वंश का शासक था, भीम प्रथम था, याद रखना है। उसके बाद और क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहां से? तो महमूद गजनी जो था, महमूद गजनी, इस क्यों आया था ये? तो धर्म का प्रचार करना था। ये केवल धन संसाधन लूटने आया था दोस्तों, ये केवल धन संसाधन लूटने, इस्लाम धर्म का प्रचार करने, इस्लामिक देश बनाना चाहता था ये। इसलिए मंदिरों को तोड़ता था, मूर्तियों को खंडित किया इसने, खंडित मूर्तियों को अफगानिस्तान और अरब और गजनी भेज दिया, क्योंकि वहां की जो काजियां में, यानी वहां पे जो मांस तौलते थे, कसाइयां वहां के कसाइयां जो बाटों के रूप में उसका यूज किया करते थे, बाटों के रूप में मांस को तोलने के लिए बाटों के रूप में यूज किया करते थे। तो इतने क्वेश्चन यहां से आते रहते हैं दोस्तों। जब महमूद गजनी जब भारत आया था, इसके साथ कुछ दरबारी इतिहासकार भी आए थे, उसमें से एक का नाम था अलबरूनी। इसका अलबरूनी का नाम बचपन का या वास्तविक नाम अबू रिहान था। इसने किताब उल हिंद नामक किताब लिखी है अरबी भाषा में, किताब का नाम है किताब उल हिंद नामक किताब लिखी है दोस्तों, याद रखना है। उसके अलावा उतबी भी आया था, उतबी ने तारीख ए यामिनी लिखी है और मथुरा शहर को स्वर्ग कहा है। इसने तारीख ए यामिनी लिखी है और मथुरा शहर को स्वर्ग कहा है दोस्तों। फिरदौसी भी आया था दोस्तों, फिरदौसी को पूर्व का रोमर नहीं होमर भी कहते थे, पूर्व का होमर भी कहते थे। इसने शाहनामा नामक किताब लिखी है, शाहनामा नामक किताब। इसके अलावा फारूकी भी आया था दोस्तों, और एक और साहित्यकार था इसके साथ में आया था बैहाकी, जिसे पूर्व का पेप्स भी कहते थे, बैहाकी जो पूर्व का पेप्स कहते थे। तो इसके साथ अलबरूनी आया, फिरदौसी आया, उदबी आया, फारूकी आया और बैहाकी भी आया था, जिसे पूर्व का पेप्स और फिरदौसी को पूर्व का होमर कहते थे। तो इतना याद रखना है। इसने 17 बार आक्रमण किया, याद रखना है। कितने बार? 17 बार। तो अब इसके बाद इसकी जानकारी आप इसको अच्छे से यहां से पढ़ सकते हैं दोस्तों और रिवीजन कर सकते हैं। आपके पास हाईलाइटर से आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगते हैं उसको आप कर सकते हैं और आप इसको बेहतरीन तरीके से पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं अपन किसकी, मोहम्मद गौरी। आता है मोहम्मद गौरी। तो दोस्तों हमने पढ़े थे, मैंने आपको बताया था कि भारत में तुर्कों के 2 वंश थे। एक तो था यामिनी वंश का था महमूद गजनी, और दूसरा वंश था जो तुर्की वंश था, जिसका नाम, जो वंश का नाम था संस बनी वंश।
संसबनी वंश। क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों कि मोहम्मद गौरी किस वंश का था, तो संसबनी वंश का था, याद रखना है। मोहम्मद गौरी किस वंश का था, तो संसबनी वंश का था। और गौर का शासक था। ये जो छोटा गौर प्रांत था अफगानिस्तान में, राज्य था, प्रांत था, गौर का शासक था, तो संसबनी वंश का था और गौर का शासक था। तो यहां से क्या समझने वाली बात है जो आपको पता होना, तो संसबनी वंश, सबसे पहले बात करके यहां पे संसबनी वंश के बारे में बता देता हूं मैं। संसबनी वंश जो है दोस्तों, संसबनी वंश इसको जहां सोज वंश भी बोलते थे, इसको जहां सोज वंश भी बोलते थे दोस्तों, कहते थे जहां सोज वंश भी कहते थे। जहां सोज का मतलब होता है दुनिया को आग लगाने वाला वंश। दुनिया को आग लगाने वाला वंश की संज्ञा इसको इसलिए दी है क्योंकि गौरी ने गजनी क्षेत्र पर आग लगा दी थी। गौरी ने गजनी क्षेत्र पर आग लगा दी थी, इसीलिए संसबनी वंश को जहां सोज वंश भी कहते हैं, दुनिया को आग लगाने वाला। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन कि संसबनी वंश की स्थापना किसने की थी, तो ग्यासुद्दीन मोहम्मद बिन श्याम ने की थी। ग्यासुद्दीन मोहम्मद बिन श्याम ने की थी। तो संसबनी वंश की स्थापना ग्यासुद्दीन मोहम्मद बिन श्याम ने की थी। फिर उसने अपना पूरा साम्राज्य मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन श्याम को दे दी थी। मुइजुद्दीन मोहम्मद, उसने पूरा अपना साम्राज्य किसको दे दिया था। इसकी स्थापना, संसबनी वंश की स्थापना किसने की थी, ग्यासुद्दीन मोहम्मद बिन श्याम ने की थी। और उसने अपना पूरा साम्राज्य अपने छोटे भाई को दे दिया था, और छोटे भाई का नाम था ये शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी को अपना पूरा दे दिया था। इसका एक और नाम मिलता है दोस्तों, मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन श्याम। मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन श्याम है ना, इसका पूरा नाम मिलता है। कभी क्वेश्चन आ सकता है गौरी का पूरा नाम क्या था, महमूद गौरी का पूरा नाम क्या था, तो मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन श्याम। मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन श्याम, इसका पूरा नाम था मोहम्मद गौरी का। इसका एक और नाम है शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, है ना। इतना समझ में आया क्या। तो देखो अब उसके बाद यहां पे पढ़ते हैं अपन। तो गौरी महमूद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था। गौरी ने गौर एक प्रांत था अफगानिस्तान में। एक प्रांत का नाम था। तो गौर मोहम्मद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था। 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी गौर का शासक बना। गौर यानी जो अफगानिस्तान में एक प्रांत था उसका शासक बना, गौर प्रदेश बोल सकते हैं, उसका शासक बना। इसने भारत पर पहला आक्रमण 1175 में किया था। क्वेश्चन आता है कि मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था, 1175 में मुल्तान के विरुद्ध किया था। क्वेश्चन पूछा गया है, मुल्तान के विरुद्ध किया था, याद रखना है ना। क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा, भारत में मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण 1175 में मुल्तान के विरुद्ध किया था। ये नाम याद रखना है, मुल्तान के विरुद्ध किया था, जो थोड़ा सा असफल रहा, जो उतना रोल कॉल नहीं था, थोड़ा असफल रहा, लेकिन पहला था। तो पहला आक्रमण 1175 में मुल्तान के विरुद्ध किया था। अब उसके बाद दूसरा आक्रमण किया, और वो दूसरा आक्रमण थोड़ा सा भयानक था, बड़ा था, तो वो यादगार वाला है। तो मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण 1178 में, ईस्वी याद रखना है, ये 1178 में पाटन गुजरात पर किया था। पाटन गुजरात में आता है। पाटन गुजरात पर हुआ था दोस्तों, पाटन गुजरात पर हुआ था। कहां पे हुआ था, पाटन गुजरात पर हुआ था। और ये कब हुआ था, 1178 में गुजरात पाटन पर हुआ था। और ये जो युद्ध हुआ था दोस्तों, ये इसको अबू का युद्ध कहते हैं। अबू का युद्ध यानी जो माउंट अबू नहीं है कि माउंट अबू, राजस्थान में माउंट अबू, वहां पे हुआ था, इसलिए इसको अबू का युद्ध भी कहते हैं। इस अबू के युद्ध में भीम द्वितीय था शासक, है ना। भीम द्वितीय था, लेकिन भीम द्वितीय काफी छोटी उम्र का था, बालक था। ये काफी छोटी उम्र का था, बालक था दोस्तों, काफी छोटी उम्र का था, उसको उतना नॉलेज नहीं था युद्धों के बारे में, बालक था, छोटा था। तो इसका नेतृत्व, इस युद्ध का नेतृत्व उसकी माता ने किया था, जिसका नाम था नायिका देवी उसकी माता थी, उसने किया था दोस्तों इस युद्ध का सामना, और गौरी को परास्त कर दिया था। देखो यहां लिखा हुआ है, गौरी को परास्त कर दिया था। गौरी की पराजय हुई थी, गौरी की हार हो गई थी दोस्तों, गौरी की हार हो गई थी। तो अपने को क्या पूछेगा, मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण कब हुआ था, 1178 में पाटन गुजरात पर हुआ था। यहां पर शासक था भीम द्वितीय ने गौरी को
को बुरी तरह पराजित कर दिया था। भीम द्वितीय तो छोटा था, बालक था, लेकिन उसकी माता ने नेतृत्व किया था, नायिका देवी ने, और गौरी को बुरी तरह परास्त कर दिया था, हरा दिया था। तो यहां गौरी हार गया। यहां पे गौरी की दूसरी, तो पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, गौरी की पहली हार कौन सी थी? भारत में गौरी की पहली हार कौन सा युद्ध था? तो अबू का युद्ध 1178 में हुआ था। अबू का युद्ध गौरी की पहली हार थी। इतना समझ में आया क्या? गौरी की पहली हार थी। इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आया क्या? इतना समझ में आया क्या? है ना? यहां से यहां तक के समझ में आ गया गौरी की। ये भीम द्वितीय दोस्तों, और यहां पे मैंने भीम प्रथम के बारे में बताया था। यहां पे जब ये महमूद गजनी ने गुजरात में आक्रमण किया था, उस टाइम पे भीम प्रथम था, है ना? चालुक्य वंश का भीम प्रथम था। यहां पे भीम द्वितीय की बात हो रही है ना? भीम द्वितीय की बात हो रही है। तो ये समझ में आ गया, इतना फैक्ट तो समझ में आ गया होगा। पहला पूछेगा मुल्तान, दूसरा पाटन गुजरात में किया था। उसके बाद 1991 की बात है। 1991 नहीं, 1191 की बात है। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध होता है दोस्तों। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम में, इसको तराइन का युद्ध क्यों कहते हैं? क्योंकि तावड़ी हरियाणा का मैदान, वहां पे तावड़ी में हरियाणा का मैदान है दोस्तों। तो वहीं पे तराइन क्षेत्र है, वो हरियाणा का मैदान तराइन क्षेत्र है। तो वो एक मैदान है जिसको तावड़ी हरियाणा का एक मैदान है, तावड़ी का मैदान, है ना? वहां पे हुआ था। यह युद्ध किस किस के बीच हुआ था? यह युद्ध गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था दोस्तों। पृथ्वीराज चौहान तृतीय है ये दोस्तों, तृतीय, है ना? पृथ्वीराज चौहान तृतीय है। तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। देखो चौहानों की जीत लिखा है यहाँ पे। पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी दोस्तों, है ना? पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी, और चौहानों ने, यानी दिल्ली चौहानों की थी। उस टाइम पे दिल्ली चौहानों की थी, पृथ्वीराज चौहानों की दिल्ली थी दोस्तों। पृथ्वीराज चौहानों की दिल्ली थी, क्योंकि तोमरों से दिल्ली छीनी थी। किसने? तोमरों से। पहले दिल्ली तोमरों की हुआ करती थी, तोमरों से चौहानों ने दिल्ली को छीनी थी, दिल्ली पर कब्जा किया था। पहले दिल्ली तोमरों की हुई करती थी, तोमर के बाद दिल्ली छीनी थी किसने? चौहानों ने, है ना? और चौहानों की राजधानी उस टाइम पे अजमेर थी। चौहानों की राजधानी उस टाइम पे अजमेर थी। दिल्ली छीन ली थी, लेकिन राजधानी चौहानों की अजमेर थी। तो तराइन का प्रथम युद्ध होता है 1191 में गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें से पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय की जीत होती है, याद रखना है। उसके एक साल बाद तराइन का द्वितीय युद्ध होता है 1192 में दोस्तों। तराइन का द्वितीय युद्ध, ये सोमवार का दिन था कहते हैं, ये नहीं, सोमवार नहीं, तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था, उस टाइम पे जब मोहम्मद गौरी सोच समझकर आता है भारत में पूरी प्लानिंग के साथ कि अब कैसा करना है करके। तो तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था, गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में फिर से हुआ था दोस्तों, है ना? फिर से हुआ था। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय है, ये सोच समझकर आया था भारत। गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। तो ये इसमें गौरी की जीत हो गई, इसमें गौरी विजयी हो गया, गौरी की जीत हो गई, और ये गौरी की अंतिम जीत थी, याद रखना। नहीं, यानी गौरी की जीत होती है दोस्तों, गौरी विजय हो गया। गौरी क्या हुआ? जीत गया। पृथ्वीराज चौहान हार गया और गौरी जीत गया। इस युद्ध से मुसलमानों के लिए दिल्ली के दरवाजे खुल गए थे। इस युद्ध से मुसलमानों के लिए दिल्ली के दरवाजे खुल गए थे, क्योंकि दिल्ली पर मुसलमानों ने कब्जा कर लिया था। यहीं से दिल्ली पर मुसलमानों का कब्जा शुरू होता है। दिल्ली के लिए मुसलमानों के दरवाजे खुल गए थे। तो समझ में आ गया, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। गौरी की विजय हुई थी और दिल्ली, मुसलमानों के लिए दिल्ली के दरवाजे खुल गए थे। इतना याद रखना है अपने को। तो यह युद्ध भी जीतने का कारण था दोस्तों, यह युद्ध भी एक जीतने का कारण था उसका, क्योंकि इसके साथ विश्वासघात हुआ था। किसके? पृथ्वीराज चौहान के साथ विश्वासघात हुआ था। पृथ्वीराज चौहान तृतीय की पत्नी थी, जिसका नाम था सहयोगिता, है ना? पृथ्वीराज चौहान की पत्नी थी जिसका नाम था सहयोगिता। के पिता थे जिसका नाम था जयचंद। संयोगिता के पिता थे जिसका नाम था जयचंद, यानी जयचंद पृथ्वीराज चौहान का ससुर था। तो उसने उसको बुलाया था, उसने मदद की थी, विश्वासघात किया था। किसके साथ? पृथ्वीराज चौहान के साथ।
डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तराइन का युद्ध में किसने विश्वासघात किया था? तो जयचंद ने विश्वासघात किया था, जो पृथ्वीराज चौहान का ससुर था। अब विश्वासघात किया था इसने, अब विश्वासघात किया तो मोहम्मद गौरी को फिर से लगने लगा कि जब ये अपना अपनों का नहीं हो सकता तो एक न एक दिन मेरे साथ भी विश्वासघात करेगा। तो उसके बाद 1194 में चंदावर का युद्ध होता है। चंदावर का युद्ध और गौरी और जयचंद के बीच होता है, जिसमें गौरी फिर से जीत जाता है। तो चंदावर का युद्ध गौरी और कन्नौज का राजा जयचंद, है ना, जयचंद इसका पूरा नाम था जयचंद गहड़वाल, जयचंद गहड़वाल के साथ होता है, जिसमें गौरी फिर से जीत जाता है और गौरी विजय हो जाता है। दोस्तों गौरी की जीत होती है, गौरी की जीत होती है। तीनों युद्ध याद रखना है, समझ में आया क्या बताया? तीनों युद्ध याद रखना है। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति स्कंद था, याद रखना है, ये पूछा जा सकता है ना। सेनापति स्कंद था दोस्तों। मोहम्मद गौरी भारत में विजयी प्रदेशों का शासन का भार अपने गुलाम सेनापतियों को सौंपते हुए गजनी लौट गया। अब इसने दिल्ली तो जीत लिया, दिल्ली जीतने के बाद अपने गुलाम सेनापतियों को सौंपते हुए गजनी लौट गया और मोहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 में कर दी गई। 15 मार्च 1206 में कर दी गई। और यहां से कुछ थोड़ी बहुत जानकारी मैं और आपको देता हूं। तो समझ में आ गया दोस्तों, चंदावर का युद्ध होता है 1194 में गौरी और जयचंद के बीच, जिसमें गौरी की जीत होती है। जयचंद यही पृथ्वीराज चौहान का ससुर था जयचंद, जिसने विश्वासघात किया था और बाद में विश्वासघात करा तो गौरी को लगने लगा ये इसके साथ विश्वासघात कर सकता है तो मेरे साथ भी कोई भी कर सकता है, इसलिए चंदावर का युद्ध हुआ था गौरी और जयचंद के बीच। जयचंद वैसे तो राजा था, कहां का? कन्नौज का राजा था जयचंद गहड़वाल, इसका पूरा नाम था जयचंद गहड़वाल, है ना। गौरी की विजय होती है। उसके बाद क्या हुआ, आगे देखो क्या होता है। फिर दिल्ली गौरी के अधीन आ जाती है, गौरी के कब्जे में। अब गौरी निसंतान था, गौरी के कोई संतान नहीं थी, गौरी निसंतान था। तो गुलामों, उसके गुलाम थे, तो गुलामों को ही अपना बेटा मानता था, मान लो, गुलामों को ही अपना विश्वास पात्र और बेटा मानता था। गौरी के 4 गुलाम थे दोस्तों, 4 गुलाम थे गौरी के 4। एक का नाम था नासिरुद्दीन कुबाचा। क्या नाम था उसका? नासिरुद्दीन। देखो यहां बोलते जा रहा हूं मैं, लिख नहीं रहा हूं, इसमें लिखते नहीं बनता ढंग से, है ना, समझ रहे हो कि मेरी बात को? तो नासिरुद्दीन कुबाचा, जिसको सिंध प्रांत दिया उसने, जिसको सिंध प्रांत दिया, बोले यहां तू शासन कर, सिंध प्रांत। ताजुद्दीन यलदोज दूसरा गुलाम था उसका। तीसरा गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर से दिल्ली तक का एरिया दे दिया उसने, है ना। लाहौर से दिल्ली तक का एरिया कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दिया, लाहौर से दिल्ली तक का एरिया कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दिया। और बख्तियारुद्दीन खिलजी खां था चौथा गुलाम। तो 4 गुलाम थे उसके, 4 गुलाम थे, है ना, 4 गुलाम थे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर से दिल्ली तक का एरिया दे दिया और कुबाचा को सिंध वाला एरिया इसने दे दिया। अब उसके बाद जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई तो ताजुद्दीन यलदोज ने गजनी का वास्तविक शासक बन गया। ताजुद्दीन यलदोज जो था ये गजनी का वास्तविक शासक बन गया जब गजनी की मृत्यु के पश्चात, है ना। तो 4 गुलाम थे। तो गुलाम, उसका एक सबसे विश्वास पात्र और फेवरेट गुलाम था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथों में भारत के मामलों को छोड़कर गजनी लौट गया, है ना। भारत के मामलों को छोड़कर बोले तू ही संभाल, अब तेरे ऊपर है, मैं तो जा रहा हूं गजनी। अब ये गजनी गया तो महमूद गजनी की हत्या, गजनी बोल दिया, गौरी है ये गजनी लौट गया, है ना। तो मोहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 को कर दी गई। 15 मार्च 1206 को मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी गई। अब जब इसने दिल्ली से लाहौर तक का एरिया दे दिया था तो बोले वहां के दिल्ली के लोग हमारा सुल्तान कौन है, बिना सुल्तान के कैसे चलेगा। तो उसके बाद की कहानी अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, है ना। और जब उसके बाद क्या हुआ, गजनी की हत्या हो गई तो ताजुद्दीन यलदोज गजनी का वास्तविक शासक बन गया, जो गुलाम था
है ना, 4 गुलाम थे। तो ताजुद्दीन यल्दोस गजनी का वास्तविक शासक बन गया, सिंध का शासक बना नासिरुद्दीन कुबाचा, और दिल्ली से लेकर लाहौर तक के का एरिया कुतुबुद्दीन ऐबक का था। तो यहाँ के लोग बोले हमारा सुल्तान कौन? तो इसके आगे की कहानी अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। यहां तक के समझ में आया कि जो जो बताया मैंने, इतना ही काम की इंफॉर्मेशन है, परीक्षाओं के हिसाब से समझना जरूरी है और उसको बार बार रिवीजन करना जरूरी है। तो हाइलाइटर से आप हाईलाइट कर लें जो भी मैंने बताया और उसको बार बार रिवीजन करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, हम दिल्ली सल्तनत के बारे में धमाकेदार तरीके से डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा था। माय नेम इज विक्रम खंडेलकर। लेक्चर पसंद आएगा चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर दिया करें। सब्सक्राइबर भी कम है और व्यूज तो आते ही नहीं। धन्यवाद।